नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अपने YouTube चैनल साइंस हब 274 में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस के अंतर्गत आने वाले फिजिक्स का क्वेश्चन बैंक। आज हम लोग जो पढ़ेंगे फिजिक्स का क्वेश्चन बैंक पढ़ेंगे, यानी कि जो 2011 से लेकर 2023 तक जो पूछा गया है, इसी क्वेश्चन को हम लोग फिजिक्स में सॉल्व करेंगे और समझेंगे। ठीक है, एक एक हिसाब को चैप्टर वाइज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आप लोग से अनुरोध है कि शुरू से अंत तक बने रहें इस वीडियो में। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए, एक कोड है, लक्ष्य को पाने के लिए यदि हम तन मन और धन लगा देते हैं, बोला गया है कि कुछ पाने के लिए अगर हम मन से अगर उसको करते हैं तो क्या होता है। सच कहता हूं दोस्तों, अरे आराम से पार हो ना, नहीं जान रिकॉर्ड हो रहा है। एक दिन बोले अजीब हाल है लोग का। जब रिकॉर्ड देख लो, कैमरा लगल है, आराम से पार हो जाओ, बैठ जाओ आराम से, चुपचाप जाके एकदम ऐसे बोले थोड़ी देर। देखिए, एक कोड है, लक्ष्य को पाने के लिए यदि हम तन मन और धन लगा देते हैं, बोला कि कोई भी लक्ष्य को अगर हमको पाना है तो उस लक्ष्य को पाने के लिए अगर मन लगाकर हम काम करते हैं या पढ़ाई करते हैं तो उस लक्ष्य को पाने के लिए हम सफल हो जाएंगे। तो बोला गया है, सच कहता हूं दोस्तों कि कुंडली के सितारे भी अपनी जगह बदल देते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम तन मन से काम करेंगे तो जो मेरा नसीब में लिखा हुआ है वो भी टल जाएगा और मेरा नसीब बदल जाएगा। ठीक है, चलते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ये है और हम लोग पहला चैप्टर को पढ़ेंगे, प्रकाश का परावर्तन। इसमें जितना भी क्वेश्चन होगा, जितना पूछा गया है 2011 से लेकर 2023 तक, सभी को हम लोग सॉल्व करेंगे बारी बारी से। तो इसे पहला क्वेश्चन ये है, देखिए पहला क्वेश्चन ये है कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है। मतलब कि कौन सा ऐसा दर्पण है कि उसमें वस्तु को कहीं भी रखने पर सीधा ही प्रतीत होता है, तो वह समतल दर्पण है। क्या है? केवल समतल है, केवल अवतल है, केवल उत्तल है, या तो समतल है अथवा उत्तल है। क्या होगा? देखिए, कोई भी दर्पण हो, यानी कि दर्पण क्या होगा कि इसमें प्रतिबिंब हमेशा सीधा ही होगा। दर्पण में प्रतिबिंब सीधा ही प्रतीत होगा। देखिए, एक समतल दर्पण होता है तो समतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब सीधा ही बनता है। क्या बनता है? सीधा बनता है। और एक दर्पण उत्तल है, उसमें भी प्रतिबिंब सीधा ही बनता है, कभी उल्टा बनता नहीं है। या तो समतल होगा अथवा उत्तल होगा, या तो समतल होगा अथवा उत्तल होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, डाउट किसी को है? आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, प्रकाश की किरण गमन करती है। देखिए कितना VVI है, 2017 में सेकंड सिटिंग में पूछा गया है और 2020 में भी सेकंड सिटिंग में पूछा गया है, 24 में कन्फर्म है। ठीक है, तो आप लोग इसको आराम से याद कर लीजिएगा। सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में नहीं, या इनमें से कोई नहीं। देखिए ध्यान दीजिएगा, प्रकाश की किरण जो होती है वो कैसे प्रवेश करती है, कैसे गमन करती है? सीधी रेखा में वो गमन करती है। किस रेखा में? सीधी रेखा में गमन करती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर अगला, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। कैसे? देखिए, ये क्या है? एक समतल दर्पण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, और ये अभिलंब, और ये क्या है? आपतन बिंदु। ठीक है, तो 2 नियम कैसे कैसे लिखाए थे? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं। ठीक है, और आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। यानी कि कितने नियम हुए? 2 नियम। इसलिए परावर्तन कितने नियम है? 2 नियम है। कितने नियम है? 2 नियम है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन,
परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। अभी जस्ट बताया, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण निर्धारित होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रकाश तरंग का उदाहरण है ध्वनि तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, परावैंगिक तरंग, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश तरंग का उदाहरण जो है वो क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग। क्या विद्युत चुंबकीय तरंग है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, काल्पनिक को दोनों, इनमें से कोई नहीं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है वो क्या होते हैं? काल्पनिक होते हैं। कैसा होते हैं? काल्पनिक होते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या है अगला? समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत, 0, 100 सेमी, 50 सेमी। तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है? अनंत होती है। कैसी होती है? अनंत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर अगला कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने। ध्यान दीजिएगा, मतलब कि अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ पे रखें ताकि प्रतिबिंब उल्टा बने। कैसा बने? उल्टा बने और समान बने, वास्तविक बने। तो कहाँ पे रखेंगे? तो कहाँ पर रखा जाएगा? देखिए, हम ये अवतल दर्पण, ये क्या है? अवतल दर्पण है। कहाँ पे रखें? देखिए, ये हो गया ध्रुव, ये हो गया फोकस और ये हो गया केंद्र। ये क्या हो गया? केंद्र। अगर हम केंद्र पर रखते हैं, देखिए ऐसे जाएगा, दर्पण से टकराएगा, टकराने के बाद फोकस से होते हुए गुजर जाएगा। गुजरेगा ना? गुजरेगा। और केंद्र पर ही है तो केंद्र से गुजरेगा नहीं? गुजरेगा। दूसरा नियम क्या लिखा थे कि ध्रुव से जाएगा और ध्रुव से जाने के बाद में वो जितना कोण से गया उतना ही कोण से ये वापस लौटेगा। यानी जहां पे कटा वो क्या हो जाएगा? यानी कि केंद्र पर ही ये कटेगा। कटेगा केंद्र पर ही कटेगा। ये मेरा क्या हो गया आंसर? केंद्र पर कटेगा तो वस्तु के बराबर और उल्टा बनेगा और वास्तविक भी बनेगा। क्या किसी को डाउट है? नहीं ना? आगे बढ़ते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। मतलब कि उत्तल दर्पण के द्वारा जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है वो क्या होता है? सीधा होता है या आवर्धित? आवर्धित का मतलब होता है बड़ा, उल्टा होता है, बड़ा होता है, सीधा होता है या हर्षित माने छोटा। हर्षित माने क्या होता है? छोटा, या इनमें से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा, देखिए, उत्तल दर्पण द्वारा जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, यानी काल्पनिक प्रतिबिंब जब भी बनता है कैसा बनता है? उल्टा। कैसा बनता है? उल्टा बनेगा। तो ये उल्टा कहाँ लिखा हुआ है? उल्टा तो सॉरी, काल्पनिक सीधा होता है, माफ कीजिएगा, काल्पनिक सीधा बनता है। कैसा बनता है? काल्पनिक सीधा। तो सीधा कहाँ लिखा हुआ? सीधा यहाँ लिखा हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है। यही दोनों मेरा आंसर होगा। ये तो मेरा आंसर गई हो, दोनों ऑप्शन गया ना। तो मेरा आंसर ये हो सकता है, चाहे ये हो सकता है। और ध्यान दीजिएगा, उत्तल दर्पण हम पढ़ाए थे कि प्रतिबिंब कभी वस्तु से बड़ा कभी भी नहीं बनता उत्तल दर्पण में। काल्पनिक प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में कहीं बड़ा बनता नहीं है। ठीक है, तो क्या बनता है? छोटा बनता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा कि सीधा एवं हर्षित होगा। सीधा एवं हर्षित होगा। तो ये कैसे कैसे क्वेश्चन घुमाता है एग्जाम में, तो ध्यान से पढ़िएगा आप लोग, ध्यान से इसको रटिएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन ये है, इनमें से कौन दर्पण सूत्र है? तो दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v होता है। तो किसमें? ऑप्शन नंबर ए हो गया मेरा दर्पण सूत्र 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन ये है, भाई नंबर तो नहीं लिखा हुआ है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? मतलब कि हजामत बनाने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग हम लोग करते हैं? तो वो क्या समतल होता है या उत्तल होता है या अवतल होता है या कोई नहीं होता है? तो इसका आंसर जो होगा, अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है। किसका होगा? अवतल दर्पण का उपयोग। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, किसी कार के उग्र दीपों में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? देखिए, ध्यान से देखिएगा, किसी कार के उग्र दीपों में, उग्र दीप किसको बोलते हैं? हेडलाइट। उग्र दीप किसको बोलते हैं? हेडलाइट, जहाँ से लाइट निकलता है। जब हम लोग रात में चलते हैं तो चलने के बाद जो जहाँ से हम लोग लाइट देते हैं, जिसको बोलते हैं बल्ब बोलते हैं ना, हेडलाइट जिसको बोलते हैं, तो उस हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, उत्तल का होता है या समतल का होता है, सभी का होता है। देखिए, तो हेडलाइट में प्रयोग जो होता है वो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है।
अगर बोलेगा साइड मिरर के रूप में तो उत्तल दर्पण, साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि किस दर्पण का उपयोग पश्च, देखिए जस्ट पूछ दिया, पश्च मैंने कि पीछे देखने के लिए, पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है, अर्थात साइड मिरर के रूप में किया जाता है। जस्ट बता दिए हैं, ये होगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का उपयोग पश्च दृश्य दर्पण या फिर साइड मिरर के रूप में प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? देखिए ध्यान दीजिएगा, किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, ध्यान रहे। हम एक कोई दर्पण ले लिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा आराम से, इसका फोकस इधर होगा और एक दर्पण ले लिए उत्तल, इसका फोकस पीछे होगा ना, फोकस पीछे। ध्यान दीजिए, चिन्ह परिपाटी के नियम से हम क्या बताते थे, आगे की दूरी जो भी होगा वो ऋणात्मक होगा, पीछे की दूरी क्या होगा, धनात्मक होगा, और ऊपर की दूरी धनात्मक होगा और नीचे की दूरी ऋणात्मक होगा। तो बताइए किसका फोकस धनात्मक हो सकती है? उत्तल का ना। किस दर्पण का फोकस धनात्मक होगा? उत्तल, क्योंकि पीछे में है फोकस ना, पीछे की दूरी धनात्मक होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, धनात्मक होगी, और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होगी, और समतल दर्पण का फोकस दूरी अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बोलो किसी को डाउट है? नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की दूरी ली जाती है। देखिए समझिए, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी में चिन्ह परिपाटी के अनुसार, देखिए अब जैसे बता रहे थे, अनुसार दर्पण के सामने रखी गई बीम यानी कि वस्तु की दूरी ली जाती है। जो आगे की दूरी क्या होता है, जस्ट बताया, ऋणात्मक। क्या होता है? ऋणात्मक में ली जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? उस दर्पण की प्रकृति जो होगी वो क्या होगी? वास्तविक और उल्टा होगा, वास्तविक और सीधा होगा, आभासी और सीधा होगा, आभासी और उल्टा होगा। ध्यान दीजिएगा, देखिए मतलब कि यदि किसी बीम का प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक हो, आवर्धन ऋणात्मक कब होता है? देखिए मान ली यही दर्पण, मान ली अवतल दर्पण है, वास्तविक बना तो क्या बनेगा? उल्टा बनेगा। तो उल्टा बनेगा, इसका दूरी क्या होगा? ऋणात्मक में होगा, होगा नहीं होगा? और वस्तु दूरी ये है, ये क्या होगा? धनात्मक होगा दूरी इसका। यानी कि वास्तविक और उल्टा जब होता है तो इसका क्या होता है? प्रतिबिंब की प्रकृति आवर्धन जो होती है वास्तविक एवं उल्टा होता है। यानी कि प्रतिबिंब का आवर्धन अगर ऋणात्मक हो तो वो कैसी होती है? वास्तविक और उल्टा। अगर धनात्मक बोला जाता तो काल्पनिक एवं सीधा होगा, काल्पनिक एवं सीधा हो जाएगा। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? देखिए डॉक्टर जो है मरीज के इलाज में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो वो दर्पण जो होता है अवतल दर्पण होता है। कैसे दर्पण होता है? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं डॉक्टर मरीज के दांत को चेक करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। क्या मापने की जरूरत है? देखिए दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी, हाँ दर्पण और पर्दा के बीच की दूरी मापना जरूरी है। दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी, हाँ बिल्कुल इसको मापना जरूरी है। यानी मेरा आंसर दोनों है, इस दोनों का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दर्पण और पर्दा के बीच की दूरी मापना जरूरी, तब प्रतिबिंब हम बना सकते हैं, तब आप फोकसित हम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार
सीमा रेखा का व्यास दर्पण का कहलाता है? देखिए बोला कि एक गोलीय दर्पण है, एक गोलीय दर्पण है, बोला कि ये वृत्ताकार जो सीमा रेखा है इसके व्यास को क्या कहते हैं? दर्पण का द्वारक कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्पण का द्वारक कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्र त्रिज्या 32 सेमी? देखिए उत्तल दर्पण में देखिए दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। दर्पण कैसा है? उत्तल। उत्तल की फोकस क्या होता है? पीछे। पीछे की दूरी क्या? धनात्मक, यानी कि R बराबर दिया हुआ है प्लस 32 सेमी। क्या निकालने बोला है? कि फोकस दूरी है, यानी कि F बराबर हम लोग पढ़े हैं गोलीय दर्पण के संबंध में F बराबर R/2। क्या पढ़े? R/2, यानी कि प्लस में 32 बटे में 2 तो 16 दूनी 32, यानी कि F बराबर कितना जाएगा? प्लस में 16, यानी कि प्लस में 16। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर, हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। बोला गया है हजामत बनाने के लिए, दाढ़ी बनाने के लिए हम बता चुके हैं कौन सा दर्पण का उपयोग होता है? अवतल दर्पण का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा उल्टा दोनों कोई नहीं। अभी हम बताए हैं काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? सीधा होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर अगला, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। हाँ, गोलीय दर्पण में फोकस और वक्रता त्रिज्या के बीच में संबंध क्या है? F बराबर R/2। अगर कोना कोनी गुना कर दें R बराबर क्या हो जाएगा? 2F। देखिए अब ऑप्शन में ये कहीं है या ये कहीं है, चेक कीजिए। तो ऑप्शन में ये लिखा हुआ R बराबर 2F। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बड़ा पाया गया है तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? देखिए बोला गया है कि दर्पण कैसा? अवतल में आभासी तो है, माने काल्पनिक है, और बड़ा भी पाया गया तो वस्तु को कहाँ रखा गया होगा? वस्तु कहाँ रखा गया होगा? मुंह की फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र पर और वक्रता केंद्र से परे, वक्रता से सटे हुए दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच। देखिए दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में रखेंगे तो काल्पनिक, ये फोकस है और ये ध्रुव है, इसके बीच में वस्तु को रखा जाएगा। टकराएगा, टकराने फोकस होते गुजरेगा, और दूसरा क्या होगा? टकराएगा और केंद्र से, दर्पण से टकराए, केंद्र से होते हुए वापस ये लौट जाएगा। तो कटने वाला इधर नहीं है तो किधर कटे? कल्पना करेंगे हम, यहाँ कट गया, क्या हो गया? दर्पण से ये वस्तु से बड़ा बना, सीधा बना और काल्पनिक बना। इसका आंसर क्या होगा? ध्रुव। दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच में रखा जाएगा तो ऐसा स्थिति हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 25, किसी दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है? बोले कि कौन सा दर्पण है जिसमें, यानी किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, उल्टा बन ही नहीं सकता है। वो दर्पण केवल उत्तल है। कैसा है? केवल उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा बनता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, बोला कि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है? हम बता चुके हैं, ऋणात्मक होती। कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला, किस दर्पण से हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता? हमेशा के लिए उत्तल दर्पण है। कैसा है? उत्तल दर्पण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, चैप्टर समाप्त हो गया लगता है। हाँ, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, बोला गया है कि वक्त सभी का एक ना एक दिन बदलते रहता है। बोला कि वक्त से लड़कर नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे, तस्वीर बदल ले।
पता नहीं कल क्या होगा नहीं होगा, उसके बारे में सोचेंगे। पता नहीं कि वक्त जो है खुद अपना तस्वीर, अपना चेहरा वो बदल ले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम लोग दूसरा चैप्टर प्रवेश कर रहे हैं, और दूसरा चैप्टर में जाने से पहले सब लोग से अनुरोध है, जितने भी जुड़े हुए हैं सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, और सभी लोग मिलकर इसको एक बार जोड़ लगाकर शेयर कर दीजिए, और जितने नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या कर लीजिए? सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोग से अनुरोध है। ठीक है, चलते क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। ध्यान रहे, देखिए सबसे ज्यादा किस में होता है? निर्वात में। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, और लगभग वायु का भी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड माना जाता है, लेकिन वास्तव में इतना होता नहीं है। 3 से थोड़ा सा कुछ न कुछ थोड़ा सा कम होता है, लेकिन इतना ही माना गया है। लेकिन निर्वात से थोड़ा सा कम होता है, किसका? वायु का। लेकिन हम लोग याद करते हैं किताब में दिया हुआ इतने दिया हुआ, लेकिन थोड़ा सा कम होता है, थोड़ा सा कम होता है। इसलिए निर्वात की अपेक्षा वायु क्या होती है? कम होती है। क्या होती है? कम होती है। ध्यान रहे, ऐसा नहीं सोचना कि सर जी दोनों बराबर है। नहीं बाबू, बराबर नहीं, बराबर भले लिखना पड़ता है लेकिन बराबर ऐसा नहीं है। वायु क्या है? वायु थोड़ा सा कम है और निर्वात थोड़ा सा ज्यादा है। ध्यान रहे, ठीक है। चलिए, एक्यूरेट दोनों बराबर नहीं है। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होती है, बल्कि प्रकाश के चाल को अगर विभिन्न माध्यम में भेजा जाए, अलग अलग माध्यम में गुजारा जाए, तो अलग अलग चाल से चलता है। क्या होता है? अलग अलग चाल से चलता है। भिन्न चाल कैसी होती है? भिन्न भिन्न हो जाती है, अलग अलग हो जाती है। क्वेश्चन नंबर अगला, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है। बोला कि तालाब का जो जल है कम गहरा क्यों दिखाई देता है? परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, विवर्तन कारण, ध्रुवन कारण। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कि तालाब का जल जो है हम लोग को कम गहरा क्यों दिखाई पड़ता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रकाश के अपवर्तन के कारण कम गहरा दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट, कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक होता है। किसी लेंस के द्वारा जो उत्पन्न आवर्धन होता है उसका SI मात्रक क्या होता है? मीटर, सेमी, मिमी, मात्रक विहीन। देखिए, किसी लेंस के द्वारा उत्पन्न जो आवर्धन होते हैं उसका SI मात्रक होता नहीं है, अर्थात हो जाएगा मात्रक विहीन। कोई मात्रक होता नहीं है। मात्रक विहीन का मतलब होता है कोई मात्रक होता नहीं है, कोई मात्रक होना ही नहीं है इसका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? देखिए, ये उत्तल लेंस, ये क्या है? उत्तल लेंस है। तो अगर ये इसको ऐसे घुमाएंगे तो एक फोकस तो यहाँ पे होगा, एक फोकस यहाँ पे होगा। अगर इसको ऐसे घुमाएंगे वृत्त टाइप का, तो क्या एक फोकस यहाँ होगा। बताइए लेंस में कुल कितने फोकस होते हैं? तो लेंस में कुल 2 फोकस होते हैं। कितने फोकस होते हैं? अवतल हो या उत्तल हो, लेंस की फोकस 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है, तो कितना इंपॉर्टेंट है, इसका होता है v/u होता है। आवर्धन यानी लेंस में आवर्धन बराबर, लेंस में m बराबर सूत्र होता है v/u, और दर्पण में, देखिए दर्पण में m बराबर होता है -v/u, -v/u होता है। ध्यान रखिएगा, लेंस में v/u और दर्पण में -v/u। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है sin I/sin r। किसी माध्यम में अपवर्तनांक का जो सूत्र होता है sin I/sin r होता है। क्या होता है? sin I/sin r होता है। क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? फिलंट कांच का, क्राउन कांच का, नीलम का, हीरा का। देखिए इस ऑप्शन के अनुसार अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो अपवर्तनांक होता है वो किसका होता है? हीरा का होता है। कितना होता है? तो हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42 हीरा का अपवर्तनांक होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो उत्तल है या अवतल है? उत्तल अवतल दोनों है या बायफोकल लेंस है?
देखिए ध्यान दीजिएगा, अब अभिसारी मतलब क्या होता है, एक बिंदु पर आकर मिलना, एक बिंदु पर आकर मिलना, और अपसारी एक बिंदु से निकलकर फैलना, अपसारी। तो उत्तल लेंस है, देखिए ये लेंस है, लेंस में उल्टा दर्पण उल्टा होता है, क्या तुम बोल रहे हो, ये फोकस है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ये जाके मिल जाएगा, क्या हो जाएगा, एक बिंदु पर जाकर मिलना। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अभिसारी, अभिसारी, ठीक है, अभिसारी लेंस कहते हैं किसको, उत्तल लेंस को। अवतल लेंस को अपसारी लेंस, अपसारी लेंस। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण, उल्टा होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर, ल्यूमेन, लक्स, एंगस्ट्रम। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक जो होता है डायोप्टर होता है, क्या होता है, डायोप्टर होता है। और एक इसका सूत्र और होता है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक बराबर 1/मीटर, 1/मीटर अर्थात मीटर इनवर्स, क्या बोलेंगे, मीटर इनवर्स। ध्यान रहे ये भी मेरा होता है, लेंस का एसआई मात्रक मीटर इनवर्स या 1/मीटर। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। बोला कि किस लेंस की फोकस दूरी जो होती है वो धनात्मक होती है। वो अवतल है, उत्तल है, समतल या फिर अवतल है, या इनमें से कोई नहीं। तो निम्न में जो लेंस है उनमें किसका फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो वो होती है उत्तल लेंस का। कैसे सर, पीछे की दूरी, इसको अगर ऐसे घुराएंगे, इसका परावर्तन आगे ना है, तो ये जो फोकस पीछे ना है तो क्या होगा, धनात्मक। अगर इसको ऐसे घेरेंगे तो जब इसका परावर्तन आगे ना है, फोकस किधर होगा, पीछे होगा, इसलिए क्या हो जाएगा ये, यानी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। किसी का डाउट है तो बोलो, सवाल करो, नहीं ना दिक्कत है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। बोला गया है कि कोई शब्दकोश या कोई डिक्शनरी है, तो डिक्शनरी में छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का हम लोग पसंद कर सकते हैं। 50 सेमी फोकस दूरी का अवतल लेंस, 50 सेमी फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 5 सेमी फोकस दूरी का अवतल लेंस, और या 5 सेमी फोकस दूरी का उत्तल लेंस। तो मेरा आंसर हो जाएगा 5 सेमी फोकस दूरी का उत्तल लेंस का प्रयोग करना हम लोग पसंद करेंगे। क्वेश्चन अगला, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, तो इसको बोले थे अभी जस्ट कुछ देर पहले, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड ये निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो क्षमता होगा। देखिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक ना, अरे जस्ट नहीं बताए थे, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो f बराबर क्या हो जाएगा, प्लस में 20 सेमी, क्या हो जाएगा, प्लस 20 सेमी। और लेंस की क्षमता यानी कि पावर बराबर, शक्ति बराबर सूत्र होता है 1/f, 1/f ये सूत्र होता है, क्या होता है, सूत्र होता है। ध्यान दीजिएगा, p बराबर 1/f, f कितना है, 20 है, कितना, 20 है। कभी भी लेंस की क्षमता निकलता, ध्यान रखिएगा, सेमी में नहीं, हमेशा उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो मीटर में कन्वर्ट नहीं होगा तो क्षमता निकल नहीं सकता, इसको मीटर में कन्वर्ट कीजिए। तो सेमी को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से भागा देंगे, तो 100 कहाँ जाएगा, ऊपर ना, तो 100 से हम गुना करेंगे। तो कितना, 20×5 यानी कि पावर बराबर, यानी शक्ति बराबर, यानी क्षमता बराबर +5 हो गया, +5 डायोप्टर हो गया। ऑप्शन नंबर बी। बोले किसी को डाउट है, समझने में प्रॉब्लम है, नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। देखिए लेंस बनाने में जल का तो प्रयोग होता है, कांच का प्रयोग होता है, प्लास्टिक का प्रयोग होता है, और मिट्टी का प्रयोग नहीं होता है। मेरा आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के अपवर्तनांक के कितने नियम हैं, सॉरी प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, 2 नियम हैं। कितने नियम हैं, 2 नियम हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्या है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। मतलब किस लेंस के द्वारा जो है सिर्फ का सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बाइफोकल लेंस, इनसे कोई नहीं। तो एक अवतल लेंस है जिसमें कि सिर्फ ओनली 4 काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। और दर्पण पूछेगा तो उत्तल दर्पण होगा। किस दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है तो कौन सा होगा, अवतल। और अगर लेंस पूछेगा तो अवतल लेंस में जो है हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, या लेंस में बोला गया है तो अवतल लेंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, एक एंगस्ट्रम का मान होता है 10 के पावर -10 मीटर, 10 के पावर 8 मीटर, 10 के पावर 11 मीटर, इनमें से कोई नहीं। तो एक एंगस्ट्रम का मान जो होता है 10 के पावर -10 मीटर होता है। क्या होता है, 10 के पावर -10 मीटर होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एक उत्तल लेंस होता है सभी जगह समान मोटाई का, बीच की अपेक्षा किनारे पर मोटा, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा, इनमें से कोई। देखिए, उत्तल जो लेंस होता है ऐसे उत्तल लेंस होता है। क्या होता है ये, उत्तल लेंस। अब बताइए इसमें क्या है, बीच की अपेक्षा किनारे पर मोटा, बीच की अपेक्षा किनारे मोटा है, नहीं है। चलो ये गलत। सभी जगह एक समान, समझो एक समान मोटाई है, बिल्कुल नहीं, ये भी गलत। किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा, हाँ बाबू, किनारे में तनिक एक बिंदु टाइप का है और बीच में मोटा टाइप का है, तो मेरा आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बोलो, आंसर पकड़ना सीख लिया, कैसे आंसर को पकड़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए। लेंस के मुख्य फोकस पर, फोकस दूरी के दोगुनी दूरी पर, अनंत पर, लेंस के प्रकाशित के तथा मुख्य फोकस के बीच में। देखिए, क्वेश्चन बोला गया है कि समान वास्तविक प्रतिबिंब बनना चाहिए। प्रतिबिंब कैसा होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए। और साइज कैसा होना चाहिए, समान साइज, जितना बड़ा वस्तु है उतने बड़ा प्रतिबिंब होना चाहिए। तो उत्तल लेंस में बिंब को कहाँ रखा जाना चाहिए, देखिए, तो बिंब को जो रखेंगे फोकस दूरी, जितना फोकस दूरी है उसका दोगुना दूरी पर रखेंगे तो क्या होगा, समान आकार का बनेगा। कैसा बनेगा, समान आकार का बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है अनंत पर, फोकस और लेंस के बीच, फोकस पर, फोकस दूरी और दोगुनी फोकस दूरी के बीच में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए, फोकस क्या बोला गया, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है। मतलब कि वस्तु कहाँ रखा जाए जो कि काल्पनिक और आवर्धित प्रतिबिंब बने, किस दर्पण में, उत्तल लेंस में। तो फोकस और लेंस के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब आवर्धित और काल्पनिक बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बनाता है, मतलब किसी वस्तु का काल्पनिक वास्तविक प्रतिबिंब कौन बनाता है। कांच की पट्टिका, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है, आप जस्ट बोले कि अवतल लेंस के द्वारा हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। कैसे बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो इसमें तो बनेगा वास्तविक, इसी में बनेगा वास्तविक है, पट्टिका तो बनेगा नहीं, इनसे कोई होगा नहीं। मेरा आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं, क्या बोला, वक्रता केंद्र कहते हैं, प्रतिबिंब बिंदु कहते हैं, फोकस कहते हैं, या प्रकाश केंद्र कहते हैं। तो इसका जो आंसर होगा, जिस बिंदु पर मिलती है उसको फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 51, फोटोग्राफी कैमरा के अभिदृश्यक होता है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। ध्यान रहे, फोटोग्राफी कैमरा का जो अभिदृश्यक होता है वो कैसा होता है, उत्तल होता है। कैसा होता है, उत्तल लेंस होता है। यानी कि फोटोग्राफी कैमरा का जो अभिदृश्यक होता है कैसा होता है, उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन
किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेमी है तो दर्पण तथा लेंस संभवतः हो सकता है। क्या हो सकता है? देखिए क्या क्वेश्चन बोला गया है, ध्यान दीजिएगा। गोलीय दर्पण किसी पतले गोली लेंस की दोनों की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, ध्यान दीजिएगा। तो दर्पण में चलिए किसका फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? अवतल। किसका होता है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अब लेंस क्या होगा? लेंस, अब लेंस में बोले थे कि ये अवतल लेंस है, इसको गोल करेंगे, ऐसे गोल करेंगे तो परावर्तक ये होगा, परावर्तक ये होगा तो इधर आगे रहे फोकस, तो आगे फोकस होता है तो दूरी क्या ऋणात्मक में होगी, यानी कि इसका मतलब दर्पण भी अवतल होगा और लेंस भी अवतल होगा। यानी कहने का मतलब ये हो गया दोनों अवतल ही होगा। दोनों क्या होगा? अवतल ही होगा, तो ऋणात्मक फोकस दूरी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। तो प्रकाश का वेग जो न्यूनतम होता है वो किस में होता है? वो कांच में होता है। किस में होता है? ऑप्शन के अनुसार कांच में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई क्वेश्चन खत्म हो गया, क्या कहा गया? बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा की तलाश करो। कहने का मतलब ये हो गया अगर हम नदी की खोज में लगे हुए हैं, अगर नदी मिल जाए तो समुंदर का खोज करना चाहिए, समुंदर का खोज करना चाहिए। मतलब कि टूट जाता है शीशा पत्थर को पत्थर पर पटकने से, है ना, टूट जाता है शीशा पत्थर पर पटकने से, ऐसा शीशा का खोज कीजिए उससे पत्थर टूट जाए। ये बोला गया है कि ऐसा शीशा की खोज कीजिए जिससे कि पत्थर, ऐसा तलाश करो जो कि पत्थर फूट जाए, है ना। तो यानी ऐसा पढ़िए आप लोग कि अच्छा रिजल्ट से पास कीजिए, अच्छा नंबर लाइए, अव्वल से अव्वल रिजल्ट दीजिए। चलिए चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट होने जा रहा है और जितने बच्चे अभी तक जुड़े हुए हैं सभी से अनुरोध है कि सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, आज जितने भी जुड़े हुए हैं सब लोग शेयर कर दीजिए और नए जो हैं वो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या कर लीजिए? सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 54, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है 1/10 सेकेंड, 5/16 सेकेंड, 2/6 सेकेंड, 1/18 सेकेंड। देखिए मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व जो होता है, यानी कि एक हम किसी भी चीज को देखे हैं तो हमारे नेत्र में कितने देर तक रहता है? 1 सेकेंड का 10वां हिस्सा, यानी कि 1 सेकेंड को 10 भाग करेंगे, जो 1 भाग होगा उतना देर तक मेरा आंख में एक प्रतिबिंब रहता है। क्या होता है? एक प्रतिबिंब रहता है। आंसर हो गया मेरा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? आइरिस, कॉर्निया, रेटिना, पुतली। तो कहाँ बनता है? किसी मानव नेत्र में किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश आवर्तन कहाँ होता है? नेत्रोद अंतर पृष्ठ पर, अब नेत्र के अंतर पृष्ठ पर, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? यानी कि नेत्र में प्रवेश करने वाली जो प्रकाश किरण जो होती है उसका अधिकांश आवर्तन कहाँ होता है? कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर आवर्तन होता है। कहाँ पे होता है? कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर अधिकांश आवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन अगला, मानव नेत्र में पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? पक्षमाभि, परितारिका, नेत्र लेंस, रेटिना या दृष्टिपटल। इसका जो आंसर क्या हो जाएगा कि नेत्र लेंस में पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? परितारिका करता है। कौन करता है? परितारिका करता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव नेत्र किसकी तरह व्यवहार करती है?
अवतल दर्पण की तरह, उत्तल लेंस की तरह, समतल दर्पण की तरह, अवतल दर्पण की तरह। जो मानव का नेत्र होता है वह उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। कैसे करता है? उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? प्रिज्म, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, दर्पण। देखिए, मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? उत्तल लेंस पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु क्या होता है? 25 मीटर, 15 सेमी, 25 मिमी या अनंत। सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु क्या होता है? तो दूर बिंदु जो होता है सामान्य नेत्र के लिए, सिंपल आंख के लिए, सामान्य दूरी अनंत होता है। सॉरी, दूर बिंदु क्या होता है? अनंत होता है। हम दूर कहीं तक भी देख सकते हैं। और नज़दीक बोला जाए कि निकट दूरी, निकट बिंदु क्या होता है? निकट बिंदु क्या होता है? तो 25 सेमी होता है। क्या होता है? कभी बोले निकट बिंदु क्या होता है तो 25 सेमी, और दूर बिंदु क्या होता है? अनंत। यानी कि हम किसी वस्तु को, अगर मान लीजिए हम बुक को पढ़ रहे हैं तो कितना दूरी पर रख के पढ़े जो कि आंख खराब नहीं हो, तो 25 सेमी की दूरी पर रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर उससे भी दूर रखें तो हमको दिख जाएगा हमको, ठीक है, लेकिन कम से कम 25 पर रखना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन, समान दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी लगभग होती है 25 मीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर या 2.5 मीटर। तो कहने का मतलब ये हो गया, अभी जस्ट इसका आंसर बताए थे कि न्यूनतम दूरी जो, क्या बोला? अल्पतम माने कम से कम। अल्पतम मतलब कम से कम कितना होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर यानी 25 सेमी होनी चाहिए। ज़्यादा कितना होगा? अनंत। ज़्यादा कितना होगा? अनंत। देखिए, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक उल्टा था बड़ा, काल्पनिक सीधा था छोटा, काल्पनिक उल्टा था बड़ा और वास्तविक उल्टा तथा छोटा कैसा बनता है? देखिए, मानव नेत्र में, हमारी आंख में कोई भी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। वहाँ पर फिगर का मतलब कैसा बनता है? वस्तु से छोटा वहाँ फिगर बनता है। यानी कि मेरा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। यानी कि मानव नेत्र में कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक उल्टा और छोटा, वास्तविक उल्टा और छोटा बनता है। कोई दिक्कत किसी को है? नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस लगा होता है? बोला गया है निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में क्या होता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस, उत्तल और अवतल दोनों। आप बताएं, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को कौन सा लेंस का चश्मा दिया जाता है? निकट, निकट अवतल, दूर उत्तल। निकट याद रखिएगा, निकट अवतल, निकट में निकट अवतल और दूर उत्तल। दोनों क्या हो जाएगा? उत्तल। ध्यान रहे, दूर के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, निकट के लिए अवतल लेंस का प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जाता है? बोला गया है कि जिस व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष हो गया है तो उसको कौन सा लेंस दिया जाता है? अभी जस्ट बताए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, उत्तल लेंस का। दूर उत्तल, निकट अवतल, दूर उत्तल, निकट अवतल। याद हो गया सबको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंस से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा दूर किया जाता है तो वो दोष हो सकता है निकट दृष्टि दोष? बिल्कुल नहीं, इसे द्विफोक्सी नहीं लगता है। दीर्घ दृष्टि दोष द्विफोक्सी नहीं लगता है। जरा दूरदृष्टि या फिर मोतियाबिंद। क्या इसका आंसर होगा? देखिए, मोतियाबिंद में क्या लगता है? बेलनाकार लेंस, बेलनाकार लेंस। और जरा दूर दृष्टि दोष में क्या लगता है? बाइफोकल लेंस, इसको द्विफोक्सी लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? द्विफोक्सी लेंस या बाइफोकल लेंस। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में कौन सा रोग होता है? बोला, ध्यान दीजिएगा, निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता। देखो, जैसा वस्तु को वो नहीं देख पा रहा है
बोला कि निकट की वस्तु को नहीं देख पा रहा है, तो क्या दूर तो देखता होगा। निकट को अगर नहीं देख पा रहा है तो किसको देखता होगा, दूर वाले को देखता होगा। जैसा वस्तु को देखे वैसा दोष, जैसा वस्तु को देखे वैसा दोष। अगर निकट को देख रहे हैं तो निकट दृष्टि दोष, अगर दूर दूर की वस्तु को देख रहे हैं तो दूर दृष्टि दोष। बात समझ में आया। जैसा वस्तु को देखेंगे वैसा दोष होगा, जैसा वस्तु को देखेंगे वैसा दोष होगा। यहाँ पर क्या बोला है, जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकती है। जब निकट नहीं देखता होगा तो कैसा देखता होगा, दूर की वस्तु को देखता होगा। दूर की वस्तु को देखता होगा तो कैसा दोष होगा, दूर दृष्टि दोष होगा। कैसा दोष होगा, दूर दृष्टि दोष होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, किस रंग का विचलन सबसे न्यूनतम होता है। विचलन का मतलब ये होता है जब वो 7 रंग में बढ़ता है तो कौन सा रंग कम मुड़ता है। देखिए भैया ध्यान दीजिएगा, ये प्रिज्म है, ये क्या है, प्रिज्म है। ये श्वेत प्रकाश, ये क्या है, श्वेत प्रकाश है, ठीक है, ये श्वेत प्रकाश है, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ एक पर्दा लगा हुआ है, सब मुड़ेगा, हल्का हल्का सब मुड़ेगा। क्या हुआ, 7। तो इसका एक ट्रिक होता है, बेजानी हप्पी नाला, बेजानी हप्पी नाला। तो बेजानी हप्पी नाला। अब बताइए, बेजानी हप्पी नाला, बे मने बैगनी, जा मने जामुनी, नी मने नीला, ह मने हरा, पी मने पीला, ना मने नारंगी और ला मने लाल। ध्यान दीजिए, बैजानी हप्पी नाला याद रखिए, यानी कि बैजानी, इसको याद रखिए बंधु, बैजानी हप्पी नाला, हप्पी नाला, इसको याद रखिए, सब याद हो जाएगा। देखिए इससे बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। क्या बोला, विचलन, बोला कौन कम विचलन का है। तो देखिए किस कलर का कम कम मुड़ा है, तो सबसे कम कौन मुड़ा, लाल ने मुड़ा, लाल ने मुड़ा। यानी कि इसका अगर विचलन बोलेगा तो लाल हो गया, कम विचलन लाल हो गया, ज्यादा विचलन बैगनी हो जाएगा, ज्यादा विचलन बैगनी हो जाएगा। अब बोलेगा सबसे ज्यादा तरंगधारी किसका है, किसका है तरंग ज्यादा, लाल का। तो जो कम मुड़ा उसका ज्यादा तरंगधैर्य, जो कम मुड़ा उसका ज्यादा तरंगधैर्य। कम कौन मुड़ा, लाल भाई, तो लाल का तरंगधैर्य कैसा है, ज्यादा है, और बैगनी का सबसे कम है, सबसे कम है। याद हो गया, तो डाउट नहीं रहेगा 4 क्वेश्चन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण होते हैं। आप जस्ट बोले 7 रंग होते हैं, बेजानी हप्पी नाला। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, कांच की सिल्ली को, उत्तल लेंस को, दर्पण को, प्रिज्म को। स्पेक्ट्रम बनाने के लिए हम लोग प्रिज्म का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, प्रिज्म का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है। अभी जस्ट बोले जो ज्यादा झुका हुआ रहेगा उसको विचलन बोलते हैं। तो बेजानी हप्पी नाला, तो सबसे बेसी कौन झुकल था, बेजानी, है ना। तो बैगनी ज्यादा झुका हुआ होता है, विचलन ज्यादा किसका होता है, बैगनी का होता है। देखिए क्वेश्चन आ रहा है ना। देखिए अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक रंग होते हैं, प्राथमिक वर्ण होते हैं, इसका एक ट्रिक है। क्या है, इसका एक ट्रिक होता है, क्या होता है, हा नीला, हा नीला, हा नीला। ध्यान दीजिएगा, प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं, हा से हरा, ना नी से नीला, ला से लाल। यानी कि ये क्या होते हैं, प्राथमिक रंग है। क्या है ये, प्राथमिक रंग है। हा नीला प्राथमिक रंग है। क्या हरा है ऑप्शन में, हाँ सर हरा था, ये है। क्या नीला है, हाँ सर नीला भी है। लाल है, हाँ लाल भी है। जब सब का सब मेरा आंसर में है ये है, तो आंसर क्या हो जाएगा, तीनों, यानी कि उपयुक्त तो सभी हो जाएगा मेरा आंसर। बोलो किसी को डाउट है तो नहीं ना। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है, तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है। वायुमंडलीय परावर्तन, कुल परावर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन या कुल अपवर्तन। इसका आंसर क्या हो जाएगा कि तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है। जो तारा हम लोग को कभी कम दिखाई पड़ता है, कभी बेसी दिखाई पड़ता है, ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण हमको तारा कभी कम दिखाई पड़ता है, कभी ज्यादा दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन अगला, प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है। बोला कि किस घटना के कारण जो है
ये कम दिखाई देने तक 2 मिनट पहले दिखाई देने पर लगता है। परावर्तन कारण, वायुमंडलीय आवर्तन कारण, प्रकीर्णन कारण, वायुमंडलीय आवर्तन तथा प्रकीर्णन के दोनों के कारण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि सूर्योदय, क्या बोला, वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले दिखाई देने लगता है। कौन? सूर्य। यानी कि वास्तव में सूर्य अभी उदय होबो नहीं किया है, सूर्योदय हुआ नहीं है, लेकिन हम लोग को पता चल जाता है कि सूर्योदय हो चुका है। तो क्या है? वायुमंडलीय आवर्तन के कारण हमको पहले दिखाई पड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है? प्रकाश के आवर्तन, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण, प्रकाश के परावर्तन या प्रकाश के प्रकीर्णन। क्या इसका आंसर हो जाएगा? यानी कि तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है? पीछे हम बता चुके हैं, प्रकाश के आवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णित होता है? प्रकीर्णन, प्रकीर्णन क्या होता है? देखिए, तो वायुमंडल में प्रकीर्णित जो होता है वो सबसे ज्यादा क्या होता है? नीला रंग का प्रकीर्णन ज्यादा होता है। इसलिए हम लोग को आकाश कैसे दिखाई पड़ता है? नीला दिखाई पड़ता है। नीला रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है, इसलिए हम लोग को आकाश नीला दिखाई पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करता है? हरा, नीला, लाल, बैंगनी। क्या होगा? अभी जस्ट बोले कि नीला रंग का प्रकीर्णन ज्यादा होता है, तो किसको प्रकीर्णित करेगा भाई? किस रंग को? तो नीला रंग को प्रकीर्णित ज्यादा करेगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तरंगदैर्घ्य किसका अधिकतम होता है? लाल, पीला, बैंगनी, हरा। किसका होता है? तो अभी जस्ट बोले हैं जिसका विचलन कम हो उसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्योंकि इसका विचलन कम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। बोला गया है कि चंद्रमा पर खड़ा एक अंतरिक्ष यात्री है तो उसको आकाश कैसा दिखाई पड़ेगा? नीला, उजला, लाल, काला। कैसे दिखाई पड़ेगा? तो अंतरिक्ष से देखने के बाद में आकाश काला दिखाई पड़ता है। कैसे दिखाई पड़ता है? काला दिखाई पड़ता है, क्योंकि वहां पे अंतरिक्ष में प्रकाश का आवर्तन नहीं होता, प्रकाश का आवर्तन नहीं होता, इसलिए वहां काला दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है। बोला गया है किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव, तरंग का प्रभाव, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो कोलाइडी विलयन में निलंबित कण का जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है उसे क्या बोलते हैं? टिंडल प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? मतलब देखने वाले प्रकाश में किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है? बैंगनी का होता है, लाल का होता है, या नीला का होता है, या पीला का होता है? किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है? जस्ट बोले हैं जिसका विचलन कम हो उसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है। तो विचलन कम किसका होता है? लाल का होता है। किसका होता है? लाल का होता है, इसलिए मेरा आंसर लाल हो जाएगा। इसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है, इसलिए लाल रंग का सिग्नल रेलवे ट्रेन को रोकने के लिए किया जाता है, लाल रंग का सिग्नल दिया जाता है। देखिए, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? जस्ट बताया कैसा होता प्रतीत होता है? काला। कैसा होता है? काला प्रतीत होता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? अरे भाई खत्म हो गया, चलो खत्म हो गया। देखिए, बिना संघर्ष का कोई महान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं बन सकता है, लेकिन बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता। यानी अगर हम कुछ करेंगे नहीं तो मेरा जय जयकार होने वाला बिल्कुल नहीं है। जब तक
नहीं पड़ती हथौड़े की चोट तब तक कोई पत्थर भगवान नहीं होता। जो जिस पत्थर को हम लोग भगवान माने हैं, अगर उस पत्थर पर चोट अगर नहीं पड़ता है तो उसको भगवान नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि उस पत्थर पर अगर चोट पड़ता, वो टूट जाता, तो भगवान का दर्जा उसको नहीं मिलता। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यानी चैप्टर अगला क्या है? विद्युत धारा। चैप्टर क्या है? चौथा स्टार्ट कर चुके हैं, अभी बहुत सारा चैप्टर बचा हुआ, अभी हम लोग आधा क्रॉस किए हैं। ठीक है, अभी आधा पढ़े, इतना भी और हम लोग को पढ़ना है। आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो में। तो जितने बच्चे जुड़े हुए हैं सभी से अनुरोध है, इसको लाइक कर लीजिए, और जो सभी लोग मिलकर एक बार इसको शेयर कर दीजिए, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलते हैं, इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? वोल्ट, ओम, एम्पियर, कूलम। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? आवेश, जो ही आवेश लगा हुआ होगा जिसका एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम होता है। क्या होता है? कूलम होता है। यानी विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 84 नंबर क्वेश्चन क्या है? एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में कौन सी है? बोला गया है कि एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा जो है इनमें से कौन सी है? तो 2 गुना 10 के पावर -4 एम्पियर, ए का मतलब एम्पियर होता है, या 50 गुना 10 के पावर -5 एम्पियर, या 10 के पावर -6 एम्पियर, या 10 के पावर -7 एम्पियर। देखिए, माइक्रो का मतलब होता है -6। कभी भी माइक्रो पूछेगा, कभी माइक्रो बोलेगा तो 10 के पावर -6 मारना है। 10 के पावर -6 एम्पियर एक माइक्रो विद्युत धारा बराबर होता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में यह है कि धारा मापने के किस उपयोग, अरे भाई क्वेश्चन थोड़ा गलती लगता है। धारा मापने के लिए किस यंत्र, यहाँ क्या होगा? के लिए किस यंत्र, यहाँ होगा यंत्र का उपयोग किया जाता है? आमीटर, वोल्टमीटर, कूलम या एम्पियर। तो धारा को मापने के लिए जो धारा को मापा जाता है तो धारा को मापते हैं ए मीटर में, यानी आमीटर में। अगर कहीं बोलेगा वोल्ट को मापा जाता है तो वोल्ट मीटर में, किसमें? वोल्ट को वोल्ट मीटर में मापा जाता है। लेकिन मेरा आंसर क्या बोला है? क्वेश्चन क्या बोला है? धारा मापने तो आमीटर, क्या होगा? आमीटर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? डिश धारा, प्रत्यावर्ती धारा, ए बी दोनों, इनसे कोई नहीं। देखिए, डिश का मतलब होता है डीसी डायरेक्ट करंट, और इसका मतलब होता है एसी यानी कि अर्थमेटिक करंट या ऑटोमेटिक करंट। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, तो बैटरी में जो करंट निकलता है वो डायरेक्ट करंट यानी डीसी होता है। क्या होता है? डीसी होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में, पार्श्व क्रम में, यानी इसका एक नाम और है समांतर क्रम। ध्यान दीजिए, समांतर, क्या लिख दी भाई? समांतर क्रम। ठीक है, दोनों। तो ए मीटर को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और वोल्ट मीटर को पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, ए कभी भी बोलेगा ए मीटर में किसको जोड़ते हैं? ए मीटर को श्रेणी क्रम में, ए मीटर को श्रेणी क्रम में, और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम या पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा के एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर, वोल्ट, ओम, जूल। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? बच्चा जानता है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? मतलब कि कौन सा ऐसा उपकरण है नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं होता है? आमीटर है, वोल्ट मीटर है, कुंडली है, विद्युत सेल है। तो वो क्या हो जाएंगे? देखिए,
कुंडली जो होते हैं, कुंडली में नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं होता, नेगेटिव और पॉजिटिव ऋणात्मक एवं धनात्मक चिन्ह नहीं होता। जैसे कि हम लोग बैटरी का यूज करते हैं, बैटरी जो होता है हम लोग जो टॉर्च वगैरह में यूज करते हैं, या फिर मोबाइल में जो बैटरी लगा होता है ना, जो मोबाइल में लगा होता है बैटरी, ऐसे सिंबल रहता है, तो इधर प्लस होता है, इधर माइनस होता है, यानी ये धन चिन्ह होता है और ये ऋण चिन्ह होता है। तो कौन ऐसा चीज है जिसमें कि धन और ऋण नहीं होता है? तो कुंडली है, कुंडली में धन और ऋण बिल्कुल नहीं होता है।